तो बेसिक आप लोगों को मतलब कस्टम टैग बनाने समझ में आ गया। बेसिक टैग मतलब कैसे बनाते हैं। तो टैग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके भी बना सकते हैं और टैग सपोर्ट को एक्सटेंड करके भी बना सकते हैं। अगर आपको अभी आपने देखा था हायरार्की जब मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, ये देखिए, तो एक बॉडी टैग सपोर्ट भी क्लास होती है, दिख रहा है आपको। तो मतलब इसको भी एक्सटेंड करके भी बना सकते हो। आपने कहा इसका क्या स्पेसिफिक पर्पज होता होगा सर, अलग से इससे हम क्या करते होंगे बॉडी टैग सपोर्ट से। तो बॉडी टैग सपोर्ट का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास बॉडी कंटेंट, कस्टम वन बॉडी कंटेंट। ये देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए आपकी कोई जेएसपी फाइल है और जेएसपी फाइल के अंदर, ये जेएसपी फाइल है और इस जेएसपी फाइल में हमने कोई मतलब कस्टम टैग यूज करा जिसका नाम है ए करके यहाँ प्रीफिक्स है, और ए प्रीफिक्स के बाद यहाँ पे इसको बंद कर दिया और बीच में इसकी है बॉडी। देखिए यहाँ पे लिखा है ना बॉडी। बॉडी मतलब ये दिस इज बॉडी, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ये भी बॉडी है, यहाँ पे भी बॉडी हो सकती है। तो अब मान लो कि इस बॉडी के साथ मुझे कोई डेटा लेके जाना है, डेटा को शेयर करना है, डेटा को यूज करना है ना। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास बॉडी टैग सपोर्ट क्लास होती है। उसको ऐसे ही हम एक्सटेंड करा सकते हैं, ऐसी हैंडलर हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सटेंड करा गया किससे? बॉडी टैग सपोर्ट से। तो बॉडी टैग सपोर्ट इंटरनली टैग सपोर्ट को एक्सटेंड करता है और टैग सपोर्ट इंटरनली टैग इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। तो इसका मतलब ये भी एक टैग हैंडलर क्लास ही है ना। अच्छा, अब डू स्टार्ट टैग, यानी कि जैसे ही टैग स्टार्ट हुआ उसी टाइम पे उसके बॉडी को हमने क्या कर दिया? इवेलुएट बॉडी, यहाँ पे हमने कर दिया बफर्ड। तो जो उसकी मतलब बॉडी में जो भी चीज़ें लिखी गई थी, उसकी इन्फॉर्मेशन जो थी इस पर्टिकुलर टैग की, वो मतलब बफर्ड हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब उस कंटेंट को अगर मुझे गेट करना है तो डायरेक्टली मैं अपने इस पर्टिकुलर जेएसपी में, सॉरी पेज के अंदर बॉडी कंटेंट के ऊपर गेट स्ट्रिंग मेथड चला दीजिए, जिससे आपको उसकी बॉडी आ जाएगी और बॉडी को यहाँ पे यूज कर लीजिए एज एट्रीब्यूट। उसको कहीं सेट करना है तो सेट कर लीजिए, उसको कहीं लेके जाना है तो उसे कर लीजिए, जैसा मर्जी वैसा आप उस पर फर्दर एक्शन कर सकते हो। तो मैं आपको इसे चला के दिखाऊँगा। इसके लिए सेम प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट तो हमारा सेम ही रहने दीजिए। यहाँ से बस हमें क्या कर लेना है, ओके, यहाँ से ये बॉडी TLD फाइल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वही सेम प्रोजेक्ट है। तो मैं क्या चीज़ कॉपी कर रहा था? मैं टैगलिव बॉडी वाला टैग सपोर्ट जो है बॉडी TLD फाइल यहाँ से कॉपी पेस्ट मार दिया। ठीक है, अब इसकी जो डायरेक्ट अब ये टैगलिव वर्जन और ये कहेगा एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं वर्जन और ये जेएसपी का वर्जन और टैगलिव वर्जन जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसी के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको हमने कर दिया क्लोज। तो सबसे पहले हमने यहाँ से अपना जो TLD फाइल है बॉडी का, वो हमने कॉपी कर लिया। बाकी हमारी एक हैंडलर क्लास है जिसका नाम है माई हैंडलर। ठीक है, तो माई हैंडलर को यहाँ से मुझे रीनेम करना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं SRC से, यहाँ पे इसी के अंदर ही पेस्ट कर दिया माई पैकेज के अंदर। ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे यार। सो मैं एक और पैकेज बना लेता हूँ ना, एक पैकेज बना लेता हूँ बस, जिसका नाम P1 दे दिया और P1 पैकेज के अंदर ये क्लास पेस्ट कर दिया। ठीक है, माई हैंडलर। और जो हमारा ये पर्टिकुलर क्लास है यहाँ पे बता दिया, ये P1 पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है। हैंडलर क्लास की लोकेशन बता दी। ठीक है, ये P1 बता दिया यहाँ पे। ठीक है, और क्या चाहिए हमें? और एक इंडेक्स पेज यहाँ पे है, इसमें क्या लिखा गया है? कोई एट्रीब्यूट सेट और गेट किया गया है। तो इसका नाम इंडेक्स ना करके मैं
इंडेक्स अंडरस्कोर, या इसका नाम मैं होम लिख देता हूँ, होम लिख दीजिए, इंडेक्स लिख दीजिए, जो आपकी जैसी ज़रूरत है। अब मेरा जो होम, सॉरी यहाँ पे आ गया होम JSP, इसे कट करके वेब कंटेंट पे पेस्ट करिए। होम JSP को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब देखिए होम JSP चल रहा है, रन ऑन सर्वर करते हैं, ठीक है। तो होम JSP में हमने क्या लिख रखा है ज़रा आप देखिएगा। होम JSP में ये आउटपुट आ गया, दिस इज़ पार्ट ऑफ बॉडी, दिस इज़ बॉडी, ऐसे करके लिखा आ गया। तो इसमें ये लिखा हुआ था, एक चीज़ ज़रा देख लेते हैं हम। होम JSP में देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमारी TLD फाइल ये है जिसका प्रीफिक्स AA है। हमने AA लिखा हुआ है यहाँ पे, AA कॉलन बॉडी करके ऐसे हमने टैग यूज करा है, AA कॉलन बॉडी। तो ये बॉडी क्या है? बॉडी हमारे टैग का नाम है बेसिकली। हम अपने टैग का नाम बॉडी बता रहे हैं कि ये हमारी टैग है। तो अब जब हम कोई भी टैग बताते हैं तो उसकी जो हैंडलिंग होती है, टैग का जो नेम होता है वो बताते हैं ना। तो देखिए टैग का नाम ये हमने बता दिया, ये हमारे टैग का नाम है जिसका नाम है बॉडी। तो अब इस बॉडी टैग से हम डेटा भेज रहे हैं, दिस इज बॉडी करके, यहाँ पे देख रहे हो आप, दिस इज बॉडी करके यहाँ से डेटा भेज रहे हैं। दिस इज बॉडी हमने लिखा हुआ है। अच्छा, एट्रीब्यूट गेट करके ला रहे हैं वहाँ से। हाँ, क्या था उसकी कहानी? ये थी यहाँ पे कहानी कि गेट स्ट्रिंग से हमें यहाँ पे मिला, और दिस इज बॉडी कंटेंट, ये लिखा है दिस इज बॉडी कंटेंट, ये SOP में प्रिंट करा है। यहाँ पे देख लीजिए दिस इज बॉडी लिखा हुआ है। बॉडी कंटेंट इज इक्वल्स टू कॉलन बॉडी, ऐसे करके लिखा होगा। ओके, यहाँ पे आप देखिए बॉडी कंटेंट ऑब्जेक्ट से ये बॉडी उसकी निकाली गई है। इसके बॉडी में क्या लिखा गया है? JSP के बॉडी में जरा देखना, ये जो BR टैग लगाया गया है इसकी बात हो रही है, इस पर्टिकुलर बॉडी की बात हो रही है। समझ रहे हो भाई? सॉरी, यहाँ नहीं, ये यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे ये तो BR इसके लिए नीचे लगाया गया है। कहने का मतलब ये हो गया कि इस टैग के अंदर की जो बॉडीज़ हैं, भाई कोई टैग होता है, टैग के अंदर की बहुत सारे बॉडी लिखे जाते हैं। जैसे आप BR टैग लगा दो, कोई और दूसरा HTML टैग लगा दो, TRTD टैग लगा दो। अब उन टैग की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मान लो अपने प्रोग्राम के अंदर चाहिए, तो ये जो हमारा मेथड होता है जिसका नाम है बॉडी कंटेंट, तो बॉडी कंटेंट का जो गेट स्ट्रिंग मेथड होता है ये हमें वो बॉडी रिटर्न करके देता है। तो वो बॉडी हमने यहाँ पे प्रिंट करा है। तो देखो ये बॉडी यहाँ प्रिंट करके दिखा रहा है, देखो ये दिखा रहा है, ये BR। और ये बॉडी कंटेंट क्या है? ये क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, वो दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट की रेफरेंस ID दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, बॉडी कंटेंट का ऑब्जेक्ट लेने के बाद पेज कंटेक्ट से फिर से हमने रिक्वेस्ट गेट करा। रिक्वेस्ट के ऊपर पहले यहाँ से सेट कर दिया कोई डेटा हमने क्या सेट कर दिया? ATT, ऐसे करके डेटा सेट कर दी, और बॉडी उठा के यही बॉडी जो हमने गेट करा यहाँ से फिर से भेज दिया। अब इसी बॉडी को अगर फर्दर मुझे गेट करना है तो ATT के नाम से ही डेटा गेट करा गया होगा, ATT के नाम से डेटा गेट करा गया, और ये यहाँ पे out.println के अंदर प्रिंट करा दिया गया। तो यही सेम डेटा जो है यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, ये सेम डेटा, दिस इज बॉडी, दिस इज रेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, out.println। एक मिनट, देखिए एक्चुअली ये है क्या बेसिकली, ये जो बॉडी है बेसिकली मैंने यहाँ से जब इसको दोबारा रन किया, आप देखो यहाँ पे ये पूरी बॉडी यहाँ पे प्रिंट होके आएगी, ये BR टैग के थ्रू। तो ये कैसे काम कर रहा है, इसका क्या पर्पज़ है, पहले से समझ लेते हैं। देखो जैसे हमने करा क्या, हमने यहाँ से बेसिकली एक टैग बनाया है जिसका नाम AA है, AA कॉलन बॉडी है ना, या JSP कॉलन बॉडी, ये तो आप ही लिख सकते हो, या आप यहाँ JSP कॉलन बॉडी लिख दो, ये आप ऐसा लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, JSP कॉलन बॉडी। अब प्रीफिक्स यहाँ पे लिख दो JSP, ठीक। अच्छा, ये प्रीफिक्स हम नहीं दे सकते क्या? ये पहले से ये रिजर्व है ना,
माई JSP लिख देते हैं, माई JSP, ये तो लोगे, ले लिया। तो ये रिजर्व वर्ड था, नहीं ले रहा था। जैसे माई JSP कॉलन बॉडी हमने लिखा, तो अब माई JSP कॉलन बॉडी एक टैग है जिसमें जिस टैग के बॉडी में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, जैसे ये, राइट। अब इस इन्फॉर्मेशन को मान लो मुझे अपने किसी भी इसको मुझे हैंडल करना, मतलब इस पर कुछ एक्शन करना है, कुछ भी करना हो सकता है। किसी टैग की बॉडी होती है ना, टैग की बॉडी में कई चीज़ जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यूज करते हो JSP कॉलन आप लिखते हो सेट चलो यूज बिन, कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ, क्यों? JSP कॉलन, यहाँ पे कोई चीज़ काम क्यों नहीं कर रहा है? home.jsp पेज है ये, मे बी ये हमने इसमें कस्टम टैग वैग बना रखा हो इसलिए वो काम नहीं कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना चाहिए। JSP कॉलन प्रॉपर्टी, ये हमने टैग के अंदर टैग भी नहीं लिख रहा हूँ मैं कोई, यहाँ से ये हमने लिखा JSP कॉलन, यहाँ पे इंटेलिजेंस बाय डिफ़ॉल्ट काम नहीं कर रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो JSP कॉलन सपोज करो हमने लिखा यूज बीन टैग, है ना, यूज बीन टैग ऐसे लिखा। तो JSP कॉलन यूज बीन टैग लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जनरली कोई टैग हम यूज करते हैं तो उस टैग के साथ उसकी बॉडी भी भेजते हैं, है ना। कई बार जैसे ये टैग ओपन किया, क्लोज किया, अब इसके साथ इसकी बॉडी भेज रहे हैं, बॉडी के अंदर कोई टैग लिख रहे हैं या कुछ भी ऐसे हम भेजते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा तो सेट प्रॉपर्टी या सारी इंक्लूड के साथ हमने परम भेजा था, तो JSP कॉलन इंक्लूड ही लिख लेते हैं। ये लो, JSP कॉलन यूज बीन से अच्छा है कि परम लिख लो या इंक्लूड लिख लो, तो ठीक है JSP कॉलन हमने इंक्लूड लिख दिया। अब इंक्लूड के साथ हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं, मान लो कि कोई बॉडी भेज रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कोई टैग ही भेज रहे हैं, आपकी इच्छा हो सकती है, वो आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। तो JSP कॉलन आपने यहाँ से भेज दिया परम नेम, परम वैल्यू ऐसे करके आपने भेज दिया। तो अगर सपोज करो कि आपको ये अपने हैंडलर को बताना है कि जी भाई ये आपका टैग है और इस टैग की ये बॉडी है, इस बॉडी के साथ कोई डेटा जा रहा है, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन जा रहा है, इस पर कुछ एक्शन करना है, इससे वैल्यू कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो वो कैसे करोगे? तो इसलिए इसके लिए बॉडी टैग सपोर्ट अलग से हमने जो मतलब टैग कस्टम टैग यूज कर रहे हैं, मतलब टैग हैंडलर यूज कर रहे हैं। तो यही हमने किया है, हमने क्या माई JSP पेज कॉलन बॉडी, मतलब हम अपने एक JSP पेज हमारी खुद की माई JSP कोई एक प्रीफिक्स है, उसका बॉडी है, उसके बॉडी में ये लिखा हुआ है दिस इज़ बॉडी ऐसे करके लिखा हुआ है, उसके साथ BR टैग भी लिखा हुआ है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आपकी इच्छा है। ये इसलिए लगाया गया ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक। फिर यहाँ पे BR करके एक तरह से यहाँ पे मैसेज अलग से दिया गया। ये अब होगा ये कि मान लीजिए किसी JSP पेज में इस तरह से बॉडी है और इस पे आपको कोई काम करना है, तो इसका जो हैंडलर होगा वो कैसे काम करेगा? इसका हैंडलर ऐसे काम करेगा जैसे टैग स्टार्ट होगा तो उसको इवेल्युएट कर देगा, मेमोरी के अंदर बफर्ड कर लेगा, ठीक है ना, देन मतलब अपने पास संभाल के रख लेगा। देन जैसे टैग स्टार्ट होती है, सॉरी टैग खत्म होती है, तो टैग खत्म होते ही हमने क्या किया, बॉडी कंटेंट करके एक बनी बनाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है इसके अंदर, बॉडी टैग सपोर्ट के अंदर, उस पर मेथड हमने चला दिया गेट स्ट्रिंग, जिससे हमें बॉडी का जो स्ट्रिंग मैसेज है वो मिल गया, उसको SOP में हमने प्रिंट कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरह से पूरा आपको ये मैसेज मिल जाता है। ये तो ऑब्जेक्ट हो गई, रेफरेंस आईडी हो गई, रेफरेंस आईडी के बाद कॉलन और वो BR टैग के साथ वो पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट होके ऐसे आ जाता है, ये इतना, राइट। तो मतलब किसी JSP पेज के किसी बॉडी का डेटा इस तरह से गेट करा जाता है बॉडी टैग सपोर्ट का यूज करके। अब यही डेटा JSP पेज पे भेजना है तो आप गेट एट्रीब्यूट से रिक्वेस्ट मतलब पेज कंटेक्ट से सेट एट्रीब्यूट निकाल लीजिए और यहाँ से एट्रीब्यूट के फॉर्म में डेटा सेट कर दीजिए, और फिर उसी पेज में उस डेटा को हमने यहाँ पे गेट कर लिया है, और जब मैंने एप्लीकेशन को चलाया था तो ये एज इट इज़ यहाँ पे बॉडी प्रिंट होके आ जा रही है, लिखा रहा है दिस इज़ बॉडी। तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी ये आपकी उसी ये गई थी बीन में, बीन मतलब हैंडलर क्लास तो एक बीन ही क्लास होती है एक तरह से, उसमें गई और सेट हो गई,
वहाँ पे सेट होके फिर से यहाँ पे गेट करी जा रही है और यहाँ पे यूज करी जा रही है। कर सकते हो, किसी बॉडी का डेटा ऐसे कहीं पे भेज दो, फिर उधर से यूज करना है तो यूज कर लो। ओवरऑल बॉडी टैग सपोर्ट का ये यूज है। बताइए समझ में आ रहा है? बोलो भाई। कस्टम टैग, और दोबारा होम को चला लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो भाई। इसको रन ऑन सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, सेम चीज़ वही चीज़ आ रहा है, सारा डेटा वही है, सब कुछ वही। तो ठीक है, कस्टम टैग की कहानी यहाँ पे हो गई ख़त्म। अब मैं आपको जो JSTL बता रहा था उसको आगे थोड़ा समझाता हूँ, JSTL कैसे कैसे काम करता है। तो JSTL का क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था JSTL का क्या मतलब हुआ। व्हाट इज JSTL? JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, यानी कि JSP वालों ने कुछ स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी बना रखा है जिसको यूज करके हम प्रोजेक्ट्स को और थोड़ा सिंप्लीफाई करें। ये आप जो JSTL पढ़ोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कस्टम टैग आपने पढ़ा है, इसी मतलब कस्टम टैग में ही JSP वालों ने कुछ और अपने कस्टम टैग मतलब इंक्लूड करके दे रखे हैं, जिनको आप यूज करके प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को और आसान बनाने वाले हो। तो JSTL मतलब JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, बिल्कुल सही बात है। तो जो भी बंदा अपने स्टैंडर्ड टैग बनाएगा तो उसकी टैग हैंडलर बनाएगा, उसकी TLD फाइल बनाएगा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देगा, है कि नहीं, और हमें उसको बस डायरेक्टली यूज करना होगा। तो JSP के जो स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी है वो किस जार के अंदर है, JSTL.jar के अंदर। तो JSTL.jar हमें लाना पड़ेगा। तो JSTL न्यू JSP वेब आइनफ नहीं, JSTL यहाँ फोल्डर है ना, और यहाँ पे मेरे पास लिब के अंदर ये देखिए JSTL और स्टैंडर्ड, दो ये जार फाइलें आती हैं। इन दोनों जार फाइल को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट में ले जाके पेस्ट कर देंगे, लिब के अंदर डाल देंगे। सबसे पहले ये दोनों जार फाइल आपको चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सबसे पहले JSTL.standard.jar हमारे पास आ गया। अब देखिए JSTL का छोटा छोटा एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसको हम आपको समझाते हैं कि हम JSTL से क्या क्या कर पा रहे हैं। क्लोज हो गया था क्या दोबारा ये? यहाँ पे हम जाते हैं जावा प्रोग्राम, JSP के अंदर JSTL। ठीक है, तो छोटा छोटा सा यूज आपको सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंपोर्ट का यूज करा गया है। देन आप एक ही JSP के अंदर यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कर लिया और यहाँ पे गए, मैं एक JSP बना दे रहा हूँ, इसका नाम भी रख देता हूँ JSTL। ठीक है, यहाँ से फिनिश कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो पूरा कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमें URI बतानी पड़ेगी। URI दिख रही है आपको, ये URI यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। URI हमने बता दिया और हमने इसके लिए फॉर ईच लूप चलाया। देखिए फॉर ईच हमने कहाँ से स्टार्ट किया, नंबर बिगन कहाँ से करा, 5 से स्टार्ट कर दिया हमने 10, यानी 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये JSTL किस चीज़ के लिए आपने पढ़ रहे हो, कौन सी लाइब्रेरी, JSTL में कितने तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब कौन कौन से JSTL टैग होते हैं आपको पता है। JSTL में टोटल इतने टैग हैं, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। JSTL में इतने टाइप के टैग होते हैं। देखिए कोर टैग होते हैं,
कोर, फिर होता है एसक्यूएल टैग, फिर एक्सएमएल, मतलब अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग फंक्शनल टैग बनाए गए हैं और सबका प्रीफिक्स फिक्स करा गया, सबकी यूआरआई फिक्स करी गई है। तो आपको दो ही चीज़ लाना है, पहला प्रीफिक्स और दूसरा यूआरआई। तो हमने कोर टैग का ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर दे दिया यूआरएल। सही है अमित, अमन, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक हाँ है, सर, यहाँ तक तो आ रहा है। तो प्रीफिक्स दे दिया। उसके बाद हमने क्या करा जी, अब हम क्या यूज कर रहे हैं जी, सी कॉलन फॉर ईच। देखो कस्टम टैग की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कस्टम टैग की तरह लग रहा है ना, कि जो या सी कॉलन फॉर ईच, सी मतलब कोर टैग है, फॉर ईच मतलब फॉर ईच लूप यूज कर रहे हो आप। तो फॉर ईच लूप में यहाँ से नंबर से स्टार्ट करना है। ये नंबर अपने आप ले लेगा, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। इसको रन करते हैं, आपको अभी सभी पता चल जाएगा। रन ऑन सर्वर कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश कर देते हैं, रन ऑन सर्वर। ठीक है, देखिए 1 से स्टार्ट हुआ नंबर और कहाँ तक गया, 5 तक। तो बिगन होना है 1 से, स्टार्ट होना है, भाई लूप चलता है तो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन तो देते हैं ना भाई। यस सर। बस वो लूप चल रहा है। और उसको प्रिंट करने के लिए कौन सा हमने टैग लगाया, सी आउट। पहले क्या यूज करते थे, जेएसपी में क्या यूज करते थे, स्क्रिप्टलर टैग सर। अगर मान लो कि आपको, हाँ, स्क्रिप्टलेट टैग लगाते थे अगर हमें कोई प्रिंट करना होगा, आउट डॉट प्रिंटलन लगाते थे। और अब मैंने आपको बताया है, बहुत पहले बताया है कि जेएसपी में स्क्रिप्टलेट टैग लगाओगे तो तुम्हारी जेएसपी की साइज हैवी होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? जी। तो जेएसपी में जावा की कोडिंग कैसे करोगे, फिर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो जेएसपी में जावा की कोडिंग करने के लिए आप क्या करिए, जेएसपी में सारी जावा की कोडिंग आप मतलब जो डिफरेंट टैग या जेएसटीएल टैग है, इनको यूज करके आप कर सकते हो। ना यूज करो वो फॉर लूप, इसी फॉर ईच लूप को यूज करो, जिसमें आप सी आउट लिखते ही वैल्यू इक्वल टू, ये देखो, और ये क्या यूज किया है हमने, डॉलर के साथ नंबर जो लिखा हुआ है, ये ईएल है, नहीं है? डॉलर नंबर लिखा तो नंबर की जो वैल्यू है यहाँ डॉलर के मतलब उसके साथ प्रिंट होके आ गई, 1 से स्टार्ट हुई। इसके अंदर और भी होता है, स्टेप भी करके होता है कि भैया आपको कितने स्टेप, देखो स्टेप्स होता है, लिमिट्स होता है। तो स्टेप्स जो होता है ना, स्टेप में मतलब शायद 2 का स्टेप आप बढ़ा सकते हो। आप यहाँ से लिख दीजिए 10, तो अब आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, यानी कि इतने स्टेप, यानी कि ये 2 बढ़ रहा है। देखो 1 के बाद 2, 3 हो गया, 3 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 7 के बाद 9 हो गया, सीधे 5, 7, 9, 2 स्टेप। भाई फॉर ईच लूप का पहले ड्रॉबैक क्या होता था, फॉर लूप कहते हैं हम 1 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं, कहते हैं ना। और फॉर ईच में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस वाले फॉर ईच में हम अपना स्टेप, बिगन, स्टार्टिंग सब दे सकते हैं। समझ रहे हो? लिमिट भी यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो गया आपका जो है, मतलब कस्टम टैग में किन किन चीज़ों का यूज हो गया, फॉर ईच लूप का और आउट का यूज समझ में आ गया, नॉट कस्टम टैग, सॉरी, जेएसटीएल का। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, इंपोर्ट का यूज बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ कहीं इंपोर्ट कराना है तो कैसे कराएंगे, तो इंपोर्ट कराने के लिए भाई कोर टैग तो वही लगेगा आपको, है ना। कोई भी क्लास, कोई भी फाइल इंपोर्ट करानी है तो इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो। दिख रहा है ये सी कॉलन इंपोर्ट करके लिखा हुआ है, सी कॉलन इंपोर्ट, ऐसे लगा लो, कॉपी कर लो, सी कॉलन फॉर ईच, सी कॉलन इंपोर्ट, ऐसे जहाँ मर्जी वहाँ लगा लो। ये देखो सी कॉलन लगाओ, पूरा खानदान आ जाना चाहिए, तो ये लो, आ ही जाएगा, यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा। देखो सी कॉलन कैच, सी कॉलन चूज, सी कॉलन फॉर ईच, सी कॉलन टोकन,
इफ इंपोर्ट, ये लो इंपोर्ट कर लो। किसको करना है जी? इंपोर्ट के साथ कौन सा एट्रीब्यूट यूज हो सकता है? यूआरएल। यूआरएल में कौन सा यूआरएल देना है? आप बता दो कि भैया मुझे इस पर्टिकुलर यूआरएल को इंपोर्ट करना है। और यूआरएल में क्या है भाई, कोई स्कोप करना है, कोई वेरिएबल करना है, कोई क्लास करना है, डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो गूगल को ही कर लो। गूगल को ही कर लें, तो ये इंपोर्ट बेसिकली क्या किसी वेबसाइट को इंपोर्ट करने के लिए है? सर पता नहीं है वाला, मुझे यूज नहीं करना। नहीं नहीं, नहीं तो सर या हम कोई पैकेज भी तो इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। हम एक काम करते हैं, पैकेज भी इंपोर्ट हाँ कर सर, लेते वही। हैं। ऐसा थोड़ी ना कि ये पैकेज नहीं इंपोर्ट करने के लिए कहेगा। तो हम SRC में जाते हैं, यहाँ से हमारे पास मान लो कि इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं गूगल को ही करना है ना। एक क्लास बना लेते हैं और यहाँ से हम लिख देते हैं P2 P1 P1 कहाँ चला गया? P2 इंपोर्ट कर लिया और क्लास का नाम दे दिया हमने टेस्ट। ठीक है, और टेस्ट के अंदर हमने बना दिया यहाँ पे कोई से हमने यहाँ पे कोई बना दिया मेथड वाइड शो या इंट शो ले देते हैं। स्क्वायर नाम से मेथड बना देते हैं। स्क्वायर मेथड स्क्वायर रिटर्न कर देगा। ठीक है, बस यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। जो भी आप नंबर दोगे उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लीजिए, स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको पब्लिक बना देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम गए और हमने इंपोर्ट करना है। तो हमारे पैकेज का नाम क्या था, क्या दिया था हमने? P2। तो P2 पैकेज के अंदर हमारी क्लास का नाम क्या है भाई? टेस्ट। तो ये इंपोर्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। URL c.import इज इक्वल टू p2.test। ऐसा क्यों भाई? इसको रिफ्रेश कर दो, इसमें तो ऐसे ही बग चलता है। ये क्या कह रहा है? कह रहा था मल्टीपल नोटेशन फाउंड इन दिस लाइन मिसिंग दिस टैग। अच्छा, ये टैग बंद नहीं हुआ है। ये लीजिए, ये टैग बंद नहीं हुआ था, इसका ये मतलब था। अब हम एक काम कर लें, C: और यहाँ वैल्यू टैग लगा लेते हैं और यहाँ से डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। टेस्ट क्लास के मेथड को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे Ctrl+Z, यहाँ पे लिख देते हैं भैया टेस्ट डॉट स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं 2 का स्क्वायर प्रिंट होके आ जाएगा। एक्सेप्शन आ गया भाई। ओ, फाइल नॉट फाउंड इज नॉट अवेलेबल। तो देखिए बेसिकली ये है क्या, URL इज इक्वल टू जो मैंने यहाँ पे किया। तो URL का पर्पस है कि जो हम URL दे देंगे ना, वो URL यहाँ पे इससे इंक्लूड कर लेगा इसके अंदर। मुझे लग रहा था कि हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर URL को, जो हम यहाँ URL दे रहे हैं, वो हमारे पैकेज के लिए है। तो ऐसा नहीं है, ये इंपोर्ट उस पर्टिकुलर URL के लिए जिसको आप इंक्लूड कराना चाहते हो। ओके, इसको तो हम पैकेज के नाम से और क्लास के नाम से डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैं URL को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ये स्क्वायर क्यों नहीं काम कर रहा है? ये एक्चुअली कॉल नहीं कर पा रहा होगा ना। हम यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग लगा देते हैं, एक्सप्रेशन से तो कॉल ही हो जाएगा।
और यहाँ से ठीक है, नहीं मिल रहा है इसे, नॉन स्टैटिक है। ओके, वी हैव टू क्रिएट स्टैटिक, तब क्लास के नेम से चलेगा ना। अब तो ठीक है, अब तो मान जाओ। नहीं, अभी ये फिर से रन करना पड़ेगा। रन ऑन सर्वर। GSTL अब क्या कह रहा है? कह रहा है कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड फ्रॉम द टाइप दिस। और डायरेक्टली कॉल कर ले तो, अगर हमें कोई मेथड इस तरह से डायरेक्टली कॉल करना है, क्लास के भी नेम से नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है, फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इंक्लूड फिर कराना पड़ेगा। या तो फिर हम इसे इंक्लूड कराएं, इंक्लूड भी करा सकते हैं। और पहले मैंने कैसे बताया था, JSP में अगर ऐसे मुझे किसी क्लास के मेथड को कॉल करना है तो अलग से हमें इंपोर्ट वगैरह भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? यस सर। तो इंपोर्ट उसको हमें अलग से करना पड़ेगा। इंपोर्ट पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम, ठीक है। टेम्प है या टेस्ट है? टेस्ट इंपोर्ट करा दिया। देन उसके बाद क्लास नेम डॉट स्क्वायर, चल गया ना? सही है, इस तरह से करना पड़ेगा यार। रन ऑन सर्वर। और जो इंपोर्ट इसके अंदर यूज हो रहा था वो बेसिकली किसी वेबसाइट को, देखो ये लास्ट में 4 आ रहा है ना, ये 4 स्क्वायर ही है। किसी वेबसाइट को हमें अगर इसके अंदर इंपोर्ट कराना है डायरेक्टली, किसी URL को इंपोर्ट कराना है डायरेक्टली, तो हम उसको कर सकते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपको क्या करना होगा यार। आप ऐसे C कॉलन लिखोगे तो पूरा खानदान अपने आप आएगा। जैसे C कॉलन कैच से एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाएगी अपने आप, समझ रहे हो? अगर मान लो कि आपने यहाँ पे लिखा इंटेक्स इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 0, ठीक है, तो एक्सेप्शन आएगा, हैंडल हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये तो एज इट इज प्रिंट करके दिखा रहा है भाई। C कॉलन कैच। कैसे यूज कर सकते हैं इसको? यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था एक एग्जाम्पल कैच वाला, फॉर ईच इम्पोर्ट जेस, फॉर ईच इम्पोर्ट, अभी जो मैंने फाइल दिखाया था उसमें लिखा हुआ था ये। और यहाँ से हैंडल करना है तो ये बिल्कुल यही तरीके से लिखा हुआ है। C कॉलन कैच, C कॉलन ट्राई भी है क्या? देखें जरा, C कॉलन नहीं, ये आप देखो यहाँ से लिखा हुआ ना सेट। सेट मतलब आप वेरिएबल यहाँ पे सेट कर सकते हो, कोई वेरिएबल सेट करना है, स्टार्ट करना है, परम से पैरम कर सकते हो। ये रिडायरेक्ट कर दोगे ना तो ये आपकी उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे डायरेक्टली। कैच को भी रोकते हैं थोड़ा, ये रिडायरेक्ट देखते हैं सही काम कर रहा है।
URL वही दे देते हैं भाई। क्या दे दें? कुछ JSP का भी नाम तो दे सकते हैं यहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना है। जैसे मैंने दे दिया इंडेक्स, तो यानी कि रिडायरेक्ट इज इक्विवेलेंट टू द फॉरवर्ड, है ना। आपने लिख दिया index.html, तो आप जब इसे चलाओगे तो ये अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएगा index.html पे। ये देखो कहाँ चला गया, index.html पे रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, ये तो सही काम कर रहा है। और क्या है रिडायरेक्ट में, कौन से ये एट्रीब्यूट हैं? देखो ये सब आपको कॉल करना पड़ेगा, मैं भी यहाँ देख ही रहा हूँ, मुझे बहुत दिन से ये सब मैंने चलाया नहीं है तो मुझे याद नहीं है ये सब। ठीक है, तो C कॉलन रिडायरेक्ट हो गया। अच्छा, इसी तरह से आप और क्या यूज कर सकते हो भाई? कैच टोकन, इफ एल्स लगाना है, कंडीशन लगा दो, इफ एल्स सेट रिमूव। यहाँ पे कैच का मतलब क्या है, जरा एक बार हम यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल कंडीशन ला के देखते हैं, राइट। हम यहाँ से, हाँ अच्छा, एक चीज़ और था ना, URL था, तो URL जो हमने लिखा था उसका मतलब ये था कि वो URL यहाँ पे डायरेक्टली इंक्लूड हो जाएगा। नहीं, इंपोर्ट था ना, सॉरी, C कॉलन इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब, C कॉलन इंपोर्ट का मतलब क्या बताया था हमने कि जो हमने URL यहाँ पे दिया, जैसे हमने दे दिया http://www.google.com, तो यानी कि google.com जो पेज है वो हमारा यहाँ पे इंक्लूड हो गया आ जाएगा। इसको ऐसे ही बंद कर सकते हो और ऐसे बंद कर सकते हो, तो ये इंक्लूड का काम हो गया। अच्छा, अगर मान लो कि यहीं पे मैं कुछ काम कर रहा था और अचानक हमारे प्रोग्राम में कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ गई, मतलब मान लो कोई एक्सेप्शनल कंडीशन रेज हो गया, एक्सेप्शन आ गया, इसके लिए भाई मुझे इसको एज अ जावा कोड तो बनाना पड़ेगा ना। तो जावा कोड तभी बनेगा ना जब स्क्रिप्टेड टैग होगा। तो अब ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है जो आपको दिखेगा प्रोग्राम, और इसके आने से प्रोग्राम अब एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा, रेस्ट ऑफ कोड नहीं चलेगा। ये रिडायरेक्ट हो गया, इसकी नौबत ही नहीं आई, समझ रहे हो ना, वो रिडायरेक्ट हो गया नीचे वाला। जी सर। ये यहाँ से एक काम कर लीजिए, फॉर ईच में सबसे टॉप वाली लाइन डाल दीजिए, ये लीजिए, फॉर ईच में सबसे टॉप वाली। एक्चुअली क्या होता है ना, JSP के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑलरेडी होती है, मैंने आपको बताया भी था बहुत पहले, अगर आपको पता हो तो। हाँ, तो ये उसके वजह से ये है, ये हैंडल कर लेता होगा, क्योंकि वो इम्प्लिसिट ये ऑलरेडी इसको हैंडल कर लेता है एक्सेप्शनल कंडीशन को, तो इसलिए हम उसको कैच वाले को कैसे देख पाएंगे ऐसे, क्योंकि वो कैच का यूज़ तभी आएगा ना जब हैंडल करोगे आप कहीं, है ना। तो यहाँ पे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑलरेडी होती है, मतलब ट्राई कैच आप लगाओगे तो अपने आप ये दिखा देगा कि ये इस तरह से एक्सेप्शन आई थी, बट अगर नहीं करोगे तो हैंडलिंग अपने आप होती है यहाँ, जैसे सेशन ट्रैकिंग अपने आप होती है, समझ रहे हो ना, उसी तरह से। ट्राई एंड कैच हमने लगा दिया, एक्सेप्शन ओपनिंग क्लोजिंग out.println, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे वाले एक्सेप्शन को, एक काम करते हैं यार, एक्चुअली ये दिक्कत ही इसलिए आई है अभी क्योंकि ये रिडायरेक्ट हो गया था उस पेज पे यार, आपने ध्यान नहीं दिलाया, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो कुछ। ये देखो, ये रिडायरेक्ट क्यों जा रहा है, उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जा रहा है।
मैं नीचे वाला सारा कोड हटा देता हूँ। ये लीजिए, सारा कोड हटा दिया। और हटाने के बाद इसको रन कर दिया। वो रेस्ट कोड इसलिए मैनेज हो जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, आ गया ना डिवाइड बाई जीरो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, वो रिडायरेक्ट हो जा रहा था। तो अब इसे कंट्रोल करके कंट्रोल Z करके इसको कहीं पे मैं रख लेता हूँ पहले। फिर ये ट्राई कैच में हटा देता हूँ। हटा दिया, सॉरी, है ना, ट्राई कैच हटा दिया। और उसके बाद इसको रन करता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम में एक्सेप्शनल कंडीशन आई, प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शनल कंडीशन आ गई ना, डिवाइड बाई जीरो। ओके, एक्सेप्शन नाम का इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यहाँ चला नहीं, इसका मतलब। अच्छा, एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली अवेलेबल नहीं होता है ना। एक्सेप्शन की वैल्यू क्या होती है, ज़रा देखते हैं यहाँ पे। एरर मतलब, सॉरी, एरर पेज, नॉट एरर पेज, इज एरर पेज, इज एरर पेज होता है शायद। इज एरर पेज की वैल्यू फॉल्स होती है यार। तो फॉल्स होती है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन नाम का इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप एक्सेप्शन प्रिंट भी करोगे तो प्रिंट नहीं हो के आएगा ये। तो अच्छा ठीक है, फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जी सी कॉलन आउट, समझ रहे हो, सी कॉलन कैच लिख देते हैं। तो यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे लिख देते हैं सी कॉलन कैच। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं मैसेज, और ये देखते हैं इसको हैंडल कर रहा है नहीं कर रहा है। सी कॉलन को एज इट इज प्रिंट करके दिखा दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब JSTL का यूज करके ही जो एक्सेप्शन आएगा ना, उसी में ही इसका यूज समझ में आ पाएगा। अगर इस स्टेटमेंट को डालता हूँ, केवल इस स्टेटमेंट को, सॉरी, कि ये एक्सेप्शनल कंडीशन है, ये एज इट इज प्रिंट करके दिखा दे रहा है। ये एक एज ए स्टेटमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है ये। एक काम कर लें, अगर यहाँ पे लेट अस ट्राई, मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया, तो इसको एक काम कर लेते हैं, स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर इसे अगर डाल दे तो, सॉरी क्या मैंने कर दिया, ये यहाँ से कट करके यहाँ पे ये स्क्रिप्टलेट टैग और ये स्क्रिप्टलेट टैग कर दिया बंद, राइट, सॉरी। ठीक है, अब ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। नाउ सी इट, हो गया ना हैंडल, देखो हैंडल हो गया, कोई ये प्रोग्राम फेल नहीं हुआ। रेस्ट ऑफ कोड मैनेज हो जाएगा, नहीं कि कैच इस तरह से काम करेगा। मतलब रेस्ट ऑफ कोड जो है, आगे अगर नीचे आप कोई कोड लिखोगे वो कोड चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये कोड लिख रखा है, ये सारा है ना, जैसे लूप चलाने वाला कुछ और या कुछ और, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का कोड मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आई और ये पूरा सी कॉलन कैच के अंदर लिखा हुआ है, तो अपने आप हैंडल हो गई है ना। अच्छा, कैच के बाद हम उस एक्सेप्शन को प्रिंट भी करा सकते होंगे। यहाँ पे देखें कोई इसका ऑप्शन दिया है क्या, वेर, वेरिएबल का नाम दे दिया P1। तो P1 वेरिएबल में वो एक्सेप्शन रिसीव हो जाएगा, और मेरे ख्याल से वो P1 वेरिएबल को अगर प्रिंट करा जाए ना यहाँ पे, तो उसका डेटा प्रिंट होके आ जाना चाहिए। मतलब एक्सेप्शन अपने आप यहाँ पे रिसीव हो जाना चाहिए। सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, यस वी डिड इट, है ना। मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई, इस वेरिएबल में रिसीव हो गई, यहाँ पे प्रिंट कर लिया हमने, समझ रहे हो।
ट्राई कैच जब लगाते थे तो कैच में प्रिंट भी तो कर लेते थे एक्सेप्शन। तो भैया यहाँ पे नया ना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ऐसे जैसे मैं देख रहा हूँ। मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, ये ना समझना कि मैं मास्टर हूँ कि ये JSTL का मैं मास्टर आदमी हूँ। मैं देखो ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने सब सारा ट्राई कर रहा हूँ। और अगर जब मैं कर सकता हूँ तो क्या आप नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो, आप भी कोशिश करोगे तो इस तरह से एक एक चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप। बट यही है कि थोड़ा सा मतलब लेवल ऑफ ट्राइंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो, आप थोड़ी देर में ही हताश हो जाएं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से देखिए आपने ये कोर टैग हमने यूज कर लिया। कोर टैग जैसे कैच हो गया, फिर आपका आउट हो गया, वेरिएबल हो गया, है ना, ये सब कोर टैग है हमारे। रिडायरेक्ट टैग हो गया, इम्पोर्ट हो गया, ये JSTL के कोर टैग आपने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब मान लो कि यहीं पे आपको कोई और टैग यूज करना हो, मतलब जो भी टैग यूज करना, टैग इतने टाइप के हैं भी आप, कौन कौन से टैग हैं। और इसके बाद SQL वाले टैग हैं, इसके बाद XML वाले टैग हैं। इंटरनेशनलाइजेशन तो पढ़ाना पड़ेगा तब इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हम। फंक्शनल टैग हैं बहुत सारे। तो ये फाइल तो आपको दे ही रखा है, पूरा प्रोजेक्ट दे ही रखा है, तो उसमें आपको सब मिल जाएंगे, एक एक करके देख लेना। क्लोज कर दिया मैंने। सो मैं आपको आगे बता देता हूँ और कौन सा चीज़ होगा। ये सब तो आपके पास प्रोजेक्ट है ही, इसमें चला के देख लेना। ये बेसिक ही टैग है, ये आउट वाला है, ये JSTL एग्जाम्पल है, वही चीज़ है। आपको असली चीज़ यहाँ पे मिलेगा। ये मैंने कहीं से डाउनलोड ही किया था, JSP है। अब जैसे ये कैलकुलेटर बनाना है, सिंपल कैलकुलेटर है ना, ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, 2 नंबर के सम का प्रोग्राम। ये 2 नंबर के सम का प्रोग्राम है और ये बनाया है JSTL से, कैलसी। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट करके इसको चला के दिखाता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। ये प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूंगा तो आपको अलग अलग जगह पे चीज़ें सर्च नहीं करनी पड़ेंगी, एक ही प्रोजेक्ट में सब मिल जाएगा। ये देखिए जी, आप लिखिए अपना नंबर दे दिया 12, कर दिया सबमिट। अच्छा फैक्टोरियल है ये, बेसिकली कैलसी मतलब फैक्टोरियल। अच्छा जी फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, इसने 5 का फैक्टोरियल निकालें जरा, देखते हैं क्या आता है। सही चल रहा है भाई, ये तो 6 का फैक्टोरियल सही चल रहा है। तो ये कैसे काम कर रहा है जरा इसको समझते हैं। फैक्टोरियल का प्रोग्राम तो ऐसे जनरल आप देखते ही होंगे, बट ये JSTL के थ्रू है। अच्छा हमने ये करा है कि हमने फॉर्म के एक्शन पे इसी JSP की रिक्वेस्ट दे रखी है, यहीं पे इनपुट फाइल बना रखा है, और जब बटन पे सबमिट मारोगे तो यहीं पे रिक्वेस्ट जाएगी, और यहीं पे रिक्वेस्ट जाएगी तो ये वाला कोड तो चलेगा ही चलेगा। नीचे मैंने गेट पैरामीटर से नंबर ले लिया, और इफ़ यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि क्या उसकी वैल्यू नल है। तो इसमें यार JSTL तो कहीं यूज हुआ नहीं है, नहीं ये यूज हुआ है तो नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल तरीके से किया गया है। क्या है यस सर। मुझे लगा क्या पता कि यहाँ पे JSTL नहीं, यही चीज़ JSTL से करी गई होगी। यस दिस वन, ये JSTL जो है ना, इसको कॉपी करता हूँ और इसी चीज़ को JSTL से करा गया होगा, वही तो बहुत पहले ये सब JSTL ऑलरेडी। अच्छा यहाँ पे कॉपी नहीं हो पाया, कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट नहीं हो रहा है, क्यों भाई? रिसोर्स मिल नहीं रहा है। चलो नाम बदल देते हैं, फैक्ट कॉपी ऐसे कर लेते हैं और पेस्ट ऐसे कर लेते हैं। आ गया। अच्छा वही सेम चीज़ है यहाँ पे, लेकिन ये 2 नंबर का सम का प्रोग्राम है। ये मैं देख लो ये किस चीज़ का प्रोग्राम है। ये रिमूविंग वैल्यू ऑफ डिस्प्लेइंग द वैल्यू, रिमूविंग द वैल्यूज, डिस्प्ले द वैल्यू, रिमूव द वैल्यू। ये कोई और ही प्रोग्राम है यार, उसका प्रोग्राम नहीं है। मतलब हम बना सकते हैं, कहने का ये है कि हम बना सकते हैं प्रोग्राम। अगर फैक्टोरियल का ही प्रोग्राम JSTL से बनाना है तो बना के दिखा सकते हो आप लोग।
भाई लूप चलाओ फॉर ईच, मतलब फॉर लूप चलाओ, फॉर ईच लूप चलाओ, इंड कहाँ से होना है, स्टार्ट कहाँ से होना है। ये दूसरा कोई प्रोग्राम है यार, उसका वो वाला प्रोग्राम नहीं है जो मैं सोच रहा था। यहाँ पे कहीं पे भी यूज नहीं किया गया है ना। कुछ चीज़ पहले से है। अच्छा, इंडेक्स, इंडेक्स का नाम मैं रिनेम करके देता हूँ मार्क्स। ये मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये अलग अलग तरीके से मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आप इस पर काम कर पाएँ। नहीं तो बाकी तो JSTL में जो बताना था मैंने बता ही दिया। अभी तो खैर और भी चीज़ें बतानी है। अच्छा, यहाँ पे क्या है भाई, साइज़ दे दें और क्या दे दें, कलर देते हैं। साइज़ दे दिया 12, कलर दे दिया रेड, RED और सबमिट मारा। तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, मार्क्स HTML की रिक्वेस्ट जा रही है eltest2.jsp पे, और मैंने यहाँ से मार्क्स वाले को ओपन कराया है। eltest2, ये दूसरा है eltest2। दिस इज डमी टेक्स्ट। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे देते हैं पिंक, ठीक है, ओ पिंक कलर आ गया। अच्छा, देते हैं ऑरेंज, ब्लू दे देते हैं। ओ बढ़िया चीज़ है यार, देख रहे हो, यहाँ पे दिया हमने 45 और यहाँ लिख दिया ब्लू, ठीक है। यहाँ पे साइज दे दिया मैंने 100 और यहाँ पे दे दिया इसको मैंने क्या, GREEN ग्रीन, और यहाँ कलर दिया। मतलब हमारे पास एक JSP पेज है जिसमें हम टेक्स्ट की साइज एंटर करा रहे हैं और कलर का नाम दे रहे हैं, कलर कोड वो टेक्स्ट पे अप्लाई होते चला जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ जो है हमने अपने उसमें EL2 जो EL2.JSP है उसके अंदर ये कोडिंग कर रखी होगी, ठीक है। तो इज EL इग्नोर्ड, फॉल्स, क्योंकि मुझे EL को इग्नोर करना नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है फॉल्स, करो ना करो। पेज कंटेक्स्ट से हमने साइज निकाल लिया। अच्छा, इसके साथ इस मार्क्स HTML में देखो ना, ये एक स्क्रिप्ट बना के डाली गई है, कलर कोड की है क्या ये, चलो इसको मैं देख के बताऊंगा आपको ये क्या है। ये कलर कोड के लिए, टेस्ट कलर कोड के लिए ये स्क्रिप्ट डाली गई होगी इसके अंदर। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू VB स्क्रिप्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो पेज का जो पेज स्कोप के अंदर जो कलर आ रहा है, पेज स्कोप डॉट कलर और पेज स्कोप डॉट साइज, ये उस पर्टिकुलर डमी टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट हो जा रहा है। फॉन्ट टैग के अंदर इसके डाला गया है, ये EL का यूज करके ही करा गया है। ठीक है, ये देखिए अगला चीज़ क्या है यहाँ पे। अगला चीज़ ये है कि आप यहाँ पे हमने EL के थ्रू ही हमने यूज़र से इनपुट ले लिया कि भाई इंग्लिश में कितना नंबर है, मैथ्स में कितना नंबर है, साइंस में कितना नंबर है। मतलब एप्लीकेशन को चलाओगे तो ये आपको खुद ही बताएगा कि भाई कितना नंबर किस चीज़ में है, आप यहाँ पे एंटर करा लो। तो कितने सब्जेक्ट हैं टोटल, यहाँ पे हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, तो हमारा पूर्णांक जो हो गया 500 हो गया। तो 500 में हमारा कितना नंबर आया है, जैसे मान लो इसमें 50 है,
इसमें या मान लो कि इसमें 100 पूरा का पूरा हम पा गए। एक मिनट, अच्छा 100 मिल ही नहीं सकता है ना, ये भी बात है, तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया होगा कि भैया 100। अब हमने यहाँ से क्या कर लिया, सब में 99, 99, 99, 99, 99, ठीक है, सबमिट मारा। तो ये इसका स्कोप हो गया, ये टोटल वैल्यू आ गई, देख रहे हो आप, पूरा परसेंटेज निकल गया। तो ये ईएल से कैसे निकला है ज़रा देखिएगा। मार्क्स जेएसपी करके एक जेएसपी फाइल बनाई गई है, ध्यान से देखिएगा। ये इसमें सारी चीज़ों का यूज़ करा गया है, ईएल के बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करा गया है। ईएल का ही यूज़ है, जेएसटीएल का भी यूज़ है नहीं यार, जेएसटीएल का तो यूज़ है ही नहीं, ओनली ईएल का यूज़ है, ओनली ईएल का यूज़ है इसमें, जेएसटीएल का कोई यूज़ नहीं है। ये तो कलर कोड हो गया भाई। ये मार्क्स पे जब एंटर मार रहे हो तो मार्क्स जेएसपी पे ही रिक्वेस्ट जा रही है। इंग्लिश में कितना नंबर आया ये हमने लिया। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। देखिए जैसे मान लो कि आप कोई वैल्यू एंटर करके जैसे सबमिट मार रहे हो, तो ये देखो इनपुट टाइप के अंदर ही बेसिकली क्या यूज करी गई है, वैल्यू टैग। और वैल्यू में ये क्या यूज कर दिया गया, परम डॉट टेक्स्ट इंग्लिश। मतलब ये जो इंग्लिश टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट इंग्लिश का पैरामीटर यहाँ पे लाके इसकी वैल्यू यहीं पे दिखाई जा रही है, समझ रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ करके इसको यहाँ पे मतलब आउट ऑफ 100 कर दिया गया। मतलब होगा क्या यार, देखो सिंपल सा मतलब है, आपकी ये एप्लीकेशन है, शुरू में तो कोई डेटा नहीं था। शुरू में जैसे ही आपकी एप्लीकेशन चली है, जैसे एप्लीकेशन चली है, इसमें कोई डेटा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर वैल्यू में कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ये दिख रहा है आपको, ये ब्लैंक होगा, ये सब ब्लैंक होगा। अच्छा, लेकिन जैसे ही आप डेटा एंटर करके सबमिट मारोगे, पेज तो वही दिख रहा है। आप जैसे डेटा एंटर करके सबमिट कर रहे हो तो यही पेज दिख रहा है, बट उसमें ये वैल्यू आ जा रही है जब आप वैल्यू में डाल रहे हो। आपको पता है ना कि किसी भी HTML फील्ड में जो वैल्यू आप डालते हो और जैसे सबमिट मारते हो, तो अगर वैल्यू टैग में जो चीज़ लिख दिया जाए वही वैल्यू एज इट इज़ दिखने लगती है, पता है ना। ये वैल्यू टैग का यूज़ तो पता है या नहीं पता है? जी सर पता है। तो बस वैल्यू टैग में ये चीज़ जो डाला, ये चीज़ एज इट इज़ दिख गई, है ना। अब ये सारा नंबर, यही सेम काम। अच्छा ये काम, ये तो ये चीज़ पता है ना, ये क्या है, ये क्या यूज़ कर रहे हो आप? सर ईएल यूज कर रहे हैं। अब परम डॉट ये इंग्लिश टेस्ट करके जो है ये क्या करता है, ये पता ही है। परम ये हमारा इम्प्लिसिट, मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो इस पर्टिकुलर नेम से जो है डेटा है यहाँ पे लेके आ जा रहा है। तो इसका डेटा, इसका नेम लेके आ गया। अच्छा, इसमें ये मैक्सिमम लेंथ डिसाइड कराया गया था ट्रू, देख रहे हो आप। तभी तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा था, जैसे मैं यहाँ 100 देने की कोशिश कर रहा था तो 10 हुआ, 10 के बाद मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। तो ये इसकी मैक्सिमम लेंथ डिसाइड कर दी गई थी 2 की, क्यों इधर इसी वैल्यू, इतना ही वैल्यू जा सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैं 2 डिजिट से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पा रहा था। बस ये सेम काम जो किया गया है, ये सेम चीज़ हर सब्जेक्ट के लिए कर दिया गया। लेकिन आप बोलेंगे कि सर फिर उसका कैलकुलेशन कैसे आ रहा है, तो कैलकुलेशन के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। सारे पैरामीटर की जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर दिया। जो टोटल नंबर आपको कैसे पता चलता है, सारे नंबर को जो है एक साथ जोड़ देते हो तो आउट ऑफ 5 कितना आया वो पता चल गया। और उन सारे नंबर को अगर डिवाइड कर दोगे, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका एवरेज मिल जाएगा। एवरेज समझ रहे हो ना, इंटू 100 कर दोगे तो उसका एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो परसेंटेज निकाल लो। समझ में आ रहा है ना, इसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं गया है कोड, लेकिन ये है देख के प्रोग्राम अच्छा लगा कि मतलब ईएल से ऐसे यूज करके ऐसा ऐसा कर सकते हो आप, है कि नहीं। यस सर। अब अगर यही काम आपको नॉर्मल जेएसपी में करना होता तो फिर एक जेएसपी पेज बनाते, उसमें सारा वैल्यू गेट करते और प्योर जावा से मतलब उसकी कोडिंग करते। अब इसी एक सिंगल पेज में ही सारा काम हो गया। तो मैं ईएल का ये सारा चीज़ आपको दिखा रहा था। चलो ठीक है, ये मार्क्स रिलेटेड हो गया। ये ईएल किस चीज़ के लिए है, हाँ ये भी चलाना आपके लिए ज़रूरी चीज़ है। ये लेस देन ग्रेटर देन और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू वाला,
ये मैंने आपको नहीं बताया था, ये भी मैं इसमें चला देता हूँ। ये देखिए, जैसे सपोज करो कि आपको प्रोग्राम में कहीं कंडीशन चेक कराना है कि भैया अगर ये नंबर इससे ग्रेटर हो तो ये प्रिंट होके आ जाए, लेस हो तो ऐसा प्रिंट होके आ जाए, ये इससे ऐसा हो तो ये प्रिंट होके आ जाए। तो ईएल में आपको बताया था ना, ये भी होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, होता ही नहीं होता है। ऐसे आप कंडीशंस लगा सकते हो, चेक कर सकते हो ईएल के थ्रू, जहाँ मर्जी वहाँ, ओनली ईएल। ये एप्लीकेशन रन कर दिया, रन ऑन सर्वर। ये देखो 4 इज ग्रेटर देन 3, यस ट्रू, 4 इज लेस देन, यस फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स जो आ रहा है, ये हमने करा क्या है, कुछ नहीं। 4 इज ये ग्रेटर देन, यही वो चीज़ है जो जिसे ग्रेटर देन चेक हो रहा है। ये तो मैसेज है यार जो यूज़र को दिया गया है। मेन कंडीशन यहाँ चेक हो रहा है, क्या ये नंबर इसके ग्रेटर है, क्या इससे लेस है, क्या ये एज इससे ग्रेटर है या लेस है। ये एंड एज लिखा, जी लिखा है ना, जी मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो बताओ, ये तो आप लोग ही बताओ। ये देखो, ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, ये कंडीशन लेस देन है, यहाँ फॉल्स आ जाएगा। 4 इज लेस देन 3, नहीं। 4 इज इक्वल टू, हाँ है। 8 इज इक्वल टू, नहीं है। तो इस तरह से कंडीशन लगा सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन। अभी और भी तो होता है, और कौन कौन से होता है, शायद मैंने बताया था यहाँ पे यार। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे मैंने भी अगर कभी प्रैक्टिस किया होता तो आज मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं आपको डायरेक्ट बता देता। मे बी नेक्स्ट सेशन में जब आपको मैं ये क्लास लूँगा, बताऊँगा, तो मुझे ये सारा चीज़ कंठस्थ रहेगा। मैं उस टाइम पे मुझे वो करने की ज़रूरत है। बहुत दिन पहले किया था ये सारा, ये सब प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर, ये यूनरी बाइनरी, ये तो ठीक है। ये देखो और भी हैं, ये इधर है रिजर्व वर्ड, LTGE GT, ट्रू, फॉल्स, नॉट, इंस्टेंस ऑफ, इम्पटी, मोड, डिवाइड, EQ, सब इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप। और मतलब आप बिगनर हो तो आपको क्या है ना, ट्राई करते रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, यूज करना चाहिए एक एक करके। क्या ओके, चलो फिर अगेन अब आप मूव कर जाते हैं JSTL पे। JSTL ये। तो JSTL में अब सबसे पहले JSTL का कोर तो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं खोज रहा था, वहाँ पे खोज रहा था बेसिकली। ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया गया JSTL का यूज करके। देखिए ये नंबर प्राइम है या नहीं, ये मैं खोज रहा था। यहाँ पे प्राइम नंबर का प्रोग्राम चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं JSTL का। तो prime.jsp, प्राइम नंबर तो पता ही होगा क्या होता है, प्रोग्राम तो बना ही लोगे प्राइम नंबर का। भाई नंबर जो क्या होता है प्राइम नंबर, बोलो। प्राइम नंबर पता है सर? जिसका खुद ही से डिवाइड होता है, मतलब किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता। खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो और किसी से ना डिवाइड हो। जैसे 1 हो गया, 1 जो है ये क्या है, 1 इज नो प्राइम। 2 जो है इट इज़ नो प्राइम। 3 नो प्राइम, ये तो 3 तो प्राइम नंबर है यार, 4 प्राइम नहीं है। अच्छा, नॉट अ प्राइम, मैं गलत देखा था, रुको। नॉट इज नॉट अ प्राइम, नंबर इज प्राइम लिखा हुआ, नो प्राइम मतलब समझ गया मैं कुछ और। नंबर स्मॉलेस्ट यूनिट प्राइम नंबर 1 है, तो इसलिए आया नंबर इज प्राइम। 2 नंबर इज ऑल्सो प्राइम, 3 इज ऑल्सो प्राइम, यानी कि 1 2 3 4 नहीं है प्राइम, क्योंकि 4 2 से भी डिविजिबल है। अब ये प्रोग्राम आपको बनाना है JSTL में, तो कैसे बना सकते हो, ये देखो उसका पूरा कोड। देखो यहाँ पे आपको एकदम खतरनाक तरीके से एक एक चीज़ का यूज समझ में आएगा अगर इस तरह से प्रोग्राम बनाओगे आप। देखो ये सब तो जो उसका कोड है, HTML का कोड है। मेन यहाँ से शुरू होता है। मैंने आपसे बोला था ना, आप कोई वेरिएबल सेट कर सकते हो, जैसे फॉर लूप में होता है ना, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, ग्रेटर देन, कंडीशन लगाते हो ना, यहाँ पे भी लगा सकते हो।
मैं बंद